ओके बेटा, हम आपकी बुक की पोएम्स रीड आउट कर रहे थे। समरी विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमारी मैक्सिमम जो 6 जो पोएम्स हो चुकी हैं। वर्ड्स जो पोएम है, वर्ड्स जो वो ऑलरेडी ही मैंने अपलोड की हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल में जाकर। तो जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं 8th पोइम, स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज मीटिंग से जो आपका हेडिंग है, टाइटल है, उससे थोड़ा सा गैस हो जाता है कि कवि की किसी अजनबी के साथ मुलाकात हो रही है। लेकिन जहाँ जो मुलाकात है, उसकी जो मीटिंग है, किसी जिंदा पर्सन के साथ, लिविंग ह्यूमन के साथ नहीं, एक डेड पर्सन के साथ है। वो कैसे हो रही है, उसके साथ कैसे वार्तालाप कर रहा है, किसके बारे में वार्तालाप हो रही है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इस मीटिंग के द्वारा, ठीक है, वो सोसाइटी को, समाज को क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, इसके बारे में भी देखेंगे। स्ट्रेंज मीटिंग का जो कवि है, उसका नाम है विल्फ्रेड आउन। वो एक फौजी था, यानी कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, उसके दौरान उसने भी जंग लड़ी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, को इंसिडेंट्स के द्वारा, मतलब होता ना कि जब भगवान आपको इशारा देता है तो को आपके हाथों में कोई बहुत बड़ा कार्य करवाना होता है। तो क्या होता है कि जंग के दौरान उसे भी कुछ ना कुछ चोट लग जाती है। चोट के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। हॉस्पिटल का नाम था क्रेग लॉकर हार्ट वार हॉस्पिटल। इन्हीं दौरान जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसे एक और स्ट्रेंजर मिला, ठीक है, जो वो भी जख्मी हुआ था। वो बात कर रहा था कि देखो, जो युद्ध है ना, ये नेताओं की एक गेम है। आम जो जनता है वो कभी भी वार नहीं चाहती, क्योंकि युद्ध के साथ कभी भी पीस क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय ही होता है। इवन के जो युद्ध में लड़ने वाला फौजी होता है, वो भी नहीं दिल से चाहता कि हाँ मैं युद्ध करूं। ठीक है, क्योंकि वो भी एक आम ह्यूमन लाइफ की तरह ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है। तो वो उसे प्रेरित करता है कि तुम बहुत अच्छी शायरो शायरी कर लेते हो, कविता लिख लेते हो, क्यों नहीं तुम इसके खिलाफ जो कविता लिखते हो। उसी से प्रेरित होकर जो विल्फ्रेड आउन होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम 4 कविताएं लिखता है। तो एक बात और है, जब वो जिंदा था, युद्ध लड़ रहा था, ठीक है, नियर अबाउट उसकी एज 25 ईयर की थी, तब जी उसकी कोई कविता जी फेमस नहीं हुई थी। कोई उसके बारे में जानता भी नहीं था कि जी इतना बड़ा पोइट बनेगा, कवि बनेगा। उसकी मृत्यु के बाद जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो ख़त्म होता है, तो उसकी कविता धीरे धीरे पब्लिश होनी शुरू हो जाती है, तो जिसमें ये मैसेज कन्वे किया था कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं होता। तो उस कविता में जो 4 कविताएं लिखी थी, उस कविता में एक जो स्ट्रेंज मीटिंग थी, तो वो कविता काफ़ी फेमस हुई, जिसमें उसने एक इमेजिनेशन की है कि वो एक ऐसे फौजी को मिल रहा है, ठीक है, जिसको उसने पहले एक दिन पहले ही युद्ध में मारा था। ठीक है, अपने किसी तेजदार हथियार के साथ उसको डेथ की थी, उसकी मारा था। तो वो सपने में उसे कवि को मिला, जिसने उसे बताया, वो अपना इमेजिनेशन करता है, ठीक है, कि हमें भी एक इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाता है कि एक टनल है, वो युद्ध से काफ़ी दूर है, वहाँ कोई गोला बारूद का कोई शोर नहीं सुनाई देता, लेकिन मैं वहाँ टनल में देख रहा हूँ काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी फौजी मरे पड़े हुए हैं। यह चीज़ देखकर मैं बहुत ही एकदम शॉक हो जाता हूँ। लेकिन अचानक क्या होता है, एक जो लाश है वो उठती है, वो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाती है, धीरे से उसकी जो बाजू है ऊपर से उठती है। तो उसे हैरानगी होती है कि ये फौजी अभी जिंदा है, तो उसके साथ आई कांटेक्ट होता है। तो उसे लगता है कि शायद इसे मैंने कभी देखा है,
ठीक है। उसके साथ वार्तालाप चलती है कि ये युद्ध है वो किसी भी हालत में सही नहीं है। जिस तरह तू जिंदा था मैं भी कभी जिंदा था, मेरे मन में भी एक ख्वाहिशें थी ज़िंदगी जीने की। मैं भी जो जो था दुनिया को एक कविता के रूप में देखता था। कहता अभी मैं तो जिंदा नहीं हूँ, तुम जिंदा हो, तो तुम मेरा मैसेज दुनिया तक पहुँचाओ कि जो युद्ध है वो किसी भी हालत में ठीक नहीं। और एंड वाले पैरे में, कविता के एंड वाले पैरे में वो कवि को संबोधन करता है कि मैं वही दुश्मन हूँ जिसको तुमने पहले एक दिन पहले मारा था, लेकिन अब मेरे मन में कोई भी जो एनमिटी की, जो दुश्मनी की, ये क्रूरता की भावना कोई नहीं है। ठीक है, मैं तो जस्ट एक तुम्हारे द्वारा मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ दुनिया को कि देखो, लोगों को मैसेज कन्वे करो कि युद्ध में कुछ भी नहीं रखा, युद्ध एक यूजलेस चीज़ है, ये कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाती है और कुछ भी नहीं। तो जब ये मैसेज दे देता है तो वो सोचता है कि अब मैं चैन की नींद मर जाऊंगा, सो जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी कविता जो है मेंशन है कवि और जो दुश्मन होता है, यानी कि जो जिसके साथ वो बातचीत करता है, बातचीत के द्वारा ही जो कवि है लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो लेकिन ये जो कविता है वो उसके डेथ के 1 साल के डेथ के बाद ये कविता पब्लिश हुई थी। कहने का भाव कि उसका देखो बॉर्न हुआ 1893 से और उसकी डेथ होगी 1918 के, तो नियर अबाउट वो 20 ईयर का था और वो युद्ध लड़ते दौरान ही एक तरफा उसकी जो डेथ हो गई। और जो भी उसने 4 कविताएं लिखी थी वो बड़ी पैसिमिस्टिक थी, एक निराशावादी थी कि ये हमारे देश में, हमारे दुनिया में, हमारे समाज में क्या हो रहा है। कविता का थीम देखो, ये भी उसे दुनिया का एक बेस्ट वार पोइट भी माना जाता है, चाहे छोटी सी उम्र थी उसकी। ठीक है, चाहे उसने 4 ही कविताएं लिखी थी, लेकिन अलग हटकर दुनिया से उसने एक विषय चूज़ किया और एक क्रिटिक किया युद्ध को। जब सभी लोग युद्ध को पसंद कर रहे थे, लेकिन उसने एज ए पोइट उसे क्रिटिक किया कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं। थीम देखो, थीम है द पोएम इज एक्चुअली ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विकनेस ऑफ द वॉर। इट मेक्स ए प्ली फॉर पीस एंड द ब्रदरहुड ऑफ मैन। जो कविता, सारी कविता का जस्ट एक ही उद्देश्य है कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं है। वो लोगों को अपील करना चाहता है, एक प्ली करना चाहता है कि सभी को एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स में देखो। स्टाइल क्या अपनाया है उसने? अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ द फैंटेसी एंड द इंटरव्यू बिटवीन द डेड एंड द लिविंग टू द पॉइंट आउट द चूजलेस ऑफ द वार। एक फैंटेसी और इंटरव्यू का मेथड अपनाया है जिसके दौरान दोनों में आपस में बातचीत होती है। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जैसे वैसे तो कविता में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो अगर काफ़ी लेंथी कविता है, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो मच बेटर हो, उसकी एक्सप्लेनेशन करो। अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगी, लेकिन जहाँ पर मैं जस्ट आपको समरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही, यानी कि 90% जो बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर ही जो रीड आउट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो टफ इसके अकॉर्डिंग वर्ड्स आ रहे हैं वो है ग्लूमी टनल, स्प्रिंग अप, मॉर्न, स्वेजरी ऑफ वार एंड टेस्टिमोनी। ठीक है, चलो हम इसकी समरी देखते हैं, पहले वीडियो लंबी हो रही है। द पोइट इमेजिन हिमसेल्फ एज एस्केपिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल। कवि कल्पना करता है कि वो युद्ध के मैदान से बचकर बाहर आ गया है, एक इमेजिनेशन है सारी कविता। देन ही गोज थ्रू ए लॉन्ग ग्लूमी टनल। देन आफ्टर वो एक बहुत ही ग्लूमी टनल के जो अंधेरे भरी सुरंग है वहाँ जाता है। यह टनल का यूज़ इसलिए हुआ जब जर्मन के साथ जो अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तो उन्होंने एक जो गुप्त सुरंगें बनाई हुई थी अपने, जहाँ से युद्ध वगैरह लड़े जाते थे। तो उस ग्लूमी टनल क्या एक्सप्लेन किया है। He reaches a hall which he recognized to be hall of death. The entire place is filled with the sleeper who groan in their sleep. He probes all of them to find out whether they are alive or dead. One of the sleepers suddenly springs up and stares at the poet with a look of the piteous recognized in his eyes. कवि कहता है
कि मैं उस ग्लोमी टनल के आगे जाता हुआ एक हाल पर पहुंचा। वहाँ हाल में देखा कि काफ़ी एक लोग सोए हुए थे, फौजी जो सोए हुए थे। ठीक है, सोने का कहने का भाव कि वो शहीद हो चुके थे, मर चुके थे। तो मैं उसे ये कंफर्म करना चाहता था कि उसमें कोई जिंदा आदमी है कि नहीं। तभी एक आदमी उछलकर उसने अपना हाथ जो है सडनली स्प्रिंग अप किया और कवि को ऐसे देखा जैसे उसे जानता हो। The poet is puzzled when he looked at the face of the awkward slipper. It too deeply marked with terror. He is unable to understand how fear could have found its place there. Surely there can be no cause to mourn in that hall, where the sounds and the horror of battle cannot reach. तो कवि एकदम पजल सा हो जाता है, देखता है उस स्लीपर की तरफ जो उसमें एक डर का मार्क दिखाई देता है। तो समझ जाता है कि ये युद्ध के कारण सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये जो डर था, उसे लगता है कि जो बाहर युद्ध हो रहा है, जो वहाँ पर तोपें चल रही है, ठीक है, चीख चहाड़ा चल रहा है या कुछ भी है, उससे कम है, उससे दुख जो कम है। तो वे कहता है ही क्वेश्चन द विजन एंड इज टोल्ड देयर इज नो कॉज टू मॉर्न एक्सेप्ट द कॉन्शियस ऑफ वेस्टेड जियर्स एंड सेंस टू अटर होपलेस। तो वो क्वेश्चन वगैरह करता है कि देखो, जे लोग अभी नहीं समझेंगे कि युद्ध जो बहुत बुरी बात है, अभी जे कुछ भी इसके बारे में कहना गलत है। तो बात भी सही हुई। देखो, इतना कहने के बावजूद भी, जे मैसेज कन्वे होने के बावजूद भी, 4 कविताएं पब्लिश होने के बावजूद भी, फिर भी सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। तो अभी भी कुछ ना कुछ होता है। The awakened sleeper continued to speak and lays bare all the pity and horror war he was once alive with the beautiful poetic soul in his heart. He went in the quest of the world's beauty and never cared to rest from this adventure. The pursuit itself filled with him with joy. If he had been alive, he would have made songs of joy, sorrow, and delighted the heart of the people of the world. वो जो स्लीपर होता है, ठीक है, जो जागा होता है स्लीपर से, वो काफ़ी बातें करता है उसके साथ। कहता है मेरा मन भी जैसे तेरे दिलो दिमाग में कविता की लाइनें भरी होती हैं, इस तरह मैं भी कभी ऐसे मैं भी चाहता था कि मैं दुनिया के बारे में, एडवेंचर के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, खुशी गमी के बारे में लोगों को बताऊं और लोगों को खुशियों से भर दूं। ही इज़ नाउ डैड, उसकी एक जस्ट ख्वाहिश थी ये। He is now dead, and the truth about the pity and the horror of the world which is he alone could have told must now remain unspoken. कहता अब वो मर चुका है, वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं रख सकता, लेकिन अब तुम ही एक अकेले ऐसे बचे हो जो दुनिया को इस सच्चाई के बारे में बता सकते हो। पीपल ही नाउ विल नॉट रेस्ट इन द पीस आफ्टर दिस वार। कहता मुझे ये भी पता है इस युद्ध के बंद होने के बाद भी लोग शांत नहीं बैठेंगे, कि अभी भी उनके दिलो दिमाग में युद्ध के बारे में चलता रहेगा। देयर फॉल्स पैशन विल बिगन टू रेज अगेन एंड अदर वार मोर्टल मोर ब्रूचल वर्क वुड ब्रेक आउट। ये जो युद्ध की भावना अभी भी और तेज होती जाएगी, अभी बहुत कुछ तबाही होगी। द अवेकेंड स्लीपर फील्स कॉन्फिडेंट दैट ही कुड हैव सेव्ड द वर्ल्ड बाय स्पीकिंग द ट्रुथ। वो स्लीपर चाहता कि काश मैं जिंदा होता, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, मैं दुनिया को इस युद्ध की सच्चाई के बारे में बताता। युद्ध कौन कर रहे हैं? फौजी कर रहे हैं। और फौजी क्या फील कर रहे हैं कि नहीं, ये युद्ध है, जो युद्ध है वो बिल्कुल एक यूजलेस चीज़ है। If another war of the kind he already described broke out, he would have the courage, wisdom, reason, favor, and self control to keep away from it. He would not fight in that war but rush to help of the fighting nations when they were injured. कहता जब दूसरा युद्ध भी हुआ तो वो कोई कर्ज, विस्डम, रिलीजियस की कोई बात नहीं करेगा, सेल्फ कंट्रोल की कोई बात नहीं करेगा। वो देश के लिए फिर दोबारा से युद्ध करने की कोशिश करेगा, है ना। फौजियों के बीच में फिर वो बात एक डाल दी जाती है कि आप देश के लिए बने हो, देश के लिए कुर्बान हो जाओ, है ना। He would teach them that deep spiritual truth which alone would bring to them consciousness of the utter pity of the war. ये सिर्फ ये बात जो है, जब हम मृत्यु के पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, तभी इस चीज़ को हम जान पाते हैं कि युद्ध कितना खतरनाक है।
ही वुड सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सफ़र एवरी सॉरो। मैं तो कहता कहता एक बार मुझे मौका मिलता तो मैं दुनिया को इस दुख तकलीफ से बाहर निकाल देता। था ही वुड नेवर एंटर द फील्ड ऑफ द बैटल। मैं कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं वापस जाता। हीरोज हु हैव फॉट फॉर द ह्यूमैनिटी नाउज हेवन ऑफ द स्वेट ब्लड। कहता है हीरो वो नहीं है जो युद्ध में मरता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हीरो वो है जो लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ता है, अपना खून बहाता है। They have tirelessly labored hard, though they never received any wounds on the field of the battle. He turns to the poet and addresses him more intimately. He confessed that he is and the enemy the poet killed the previous day. There is no bitterness in his heart, for the two profoundly conscious of the pity of war. They can now sleep in peace. तो एंड वाले पैरे में वो कवि को कन्फेस करता है कि मैंने तुझे पहचान लिया है कि तुमने ही प्रीवियस डे पहले मुझे मारा था, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में तेरे लिए कोई भी बिटरनेस नहीं है। अब मैं शांति से, मैं तो युद्ध की शांति चाहता हूँ और अब मैं शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी एंड वाली ख्वाहिश थी, विश थी, वो मेरी पूरी हो गई है। मैं तुम्हारे तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है तू ये मैसेज दुनिया तक जरूर पहुँचाएगा। अब देखो बेटा, थीम में थोड़ी सी स्टार्टिंग वाली लाइनें अलग होती है, बाकी थोड़ा 90% जो समरी होती है वही सेम होता है। बस थोड़ी लाइनें अपने थीम के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। दिस पोएम इज इंस्पायर्ड बाय द पिटी एंड द हॉरर ऑफ वार। इट्स थीम इज़ द यूजलेस ऑफ द वार। ये जो कविता है वो हॉरर ऑफ वार से प्रभावित होकर लिखी हुई है। ये विषय बताता है कि युद्ध एक यूजलेस चीज़ है। द पोएम इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वीकनेस ऑफ वार। कविता एक्चुअली पूरी तरह युद्ध के खिलाफ है। वार डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ एंड सिविलाइजेशन। जो युद्ध होता है वो लोगों की ज़िंदगी, इवन के जो सभ्यताएँ होती हैं, उसे ख़त्म कर देता है। बट लाइफ हैज़ टू गो, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। ह्यूमन नेचर राइज अबाव द स्वेजरी ऑफ द वार एंड फॉरगेट एनिमिटी। अनदर थीम, जो पहला थीम हो गया। Another theme is that courage shown by the great fighter and the heroes does not save the world. Heroes who have never received the wounds of the battle can also work for the better of the world. हीरो वही नहीं है जो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ता है, देश को बचाता है। हीरो वो भी होता है चाहे उसे कोई जख्म प्राप्त नहीं हुआ, वांड्स ऑफ बैटल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वो वर्ल्ड की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे काम करता है। They alone can make the world realize the utter pity and the horror of war. वो युद्ध की सच्चाई को लोगों के सामने रखता है। The theme of the poem has been worked out throughout the strange meeting of the poet with the soldier whom he had killed. बाकी बेटा सारी कविता सेम टू सेम अपने वही सारी लिखते नहीं, समरी स्टार्टिंग वाली लाइनें याद कर लेना, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने इस कविता में कौन सा स्टाइल, कौन सी टेक्निक अपनाई है। तो मैंने इंट्रो में इसके बारे में बताया था। स्टेइंग मीटिंग इज ए वार पोएम। इन द थीम इज द यूजलेस ऑफ वार एंड द मैन्स डिजायर टू लिव विद अदर फॉलो मैन इन पीस। द पोएम इज गिव्स मैसेज ऑफ पीस अमंग द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट आल्सो रीचेस द लेसन ऑफ ब्रदरहुड ऑफ मैन। द पोएट अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ फैंटेसी and interview between the dead and the living point out the weakness of the war. पहले तो हमें पता थीम क्या है, वो लिख देना है जो पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। देन आफ्टर उसने टेक्निक क्या अपनाई, टेक्निक उसने फैंटेसी और इंटरव्यू वाली यूज़ की है कि कवि के बीच में और जो स्ट्रेंजर के बीच में जो बातचीत हो रही है। द पोएट एडवोकेट द व्यू द सोल्जर ऑफ द पीस कैन मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव दैन द फाइटर हु विन ग्लोरी इन द बैटल। तो कवि उस स्ट्रेंजर के द्वारा उसके मुंह से ये बात कहलाता है कि जो सोल्जर ऑफ द पीस कैन मेक द वर्ल्ड इज़ बेटर। जो सोल्जर है वो दुनिया को बहुत बेटर बना सकता है बजाय के युद्ध में लड़कर, युद्ध में जीत प्राप्त कर कर। The poet leaves the battlefield and enters the hall of the death. There was he meets a dead soldier whom he had killed in the battle of the previous day. The poet asks the dead soldier that he has come to him from the battlefield. He has left behind the sounds of the guns and the smoke of cannon. The man tells the poet that he is not sad because of the horror of the war. उससे ये दुख नहीं है कि वो तोपों की, युद्ध की या कुछ आवाज़ सुन रहा है, ठीक है।
उसे तो दुख इस बात का, जो स्ट्रेंजर है वो बात कर रहा है, कि ही इज सॉरी बिकॉज ही डिड नॉट गेट टाइम टू एडवोकेट द कॉज ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड। कि अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो लोगों को सच्चाई, युद्ध की सच्चाई के बारे में बता सके। ठीक है, इस चीज़ का कहता है उसे दुख है। The dead soldier tells the poet that he cannot now tell the world the great truth, the tragedy of the war and the pity which war the aroused. He adds that the men of the world would continue to glorify war. वो ये भी बात ऐड कर देता है कि एज अपनी ग्लोरीफाई करने के लिए जो युद्ध वैसे चलते ही रहेंगे। और एंड वाली लाइन अच्छी तरह याद करनी है कि when the world grows weary of the war and bloodshed that he would go back to the upper earth। जब दुनिया में इतना युद्ध वगैरह चलेगा, ठीक है, मारधाड़ चलेगी, ब्लड शेड धरती में फैलना शुरू हो जाएगा, एंड द टीच द पीपल ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रेशियल इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तब जाकर लोगों को एहसास होगा कि ब्रदरहुड, रेशियल इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम फॉर ऑल एक्चुअली क्या है। तो उसकी बात सच्ची भी साबित हुई। सेकेंड वर्ल्ड के वार के बाद लोगों ने सच्ची में ये रियलाइज़ कर लिया कि अब तीसरा युद्ध नहीं होना चाहिए। चाहे कोल्ड वार चलता रहा 30-40 साल, लेकिन ये बात मैसेज सचमुच में लोगों के कानों तक पहुंचा कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपको बनकर आ रहा है कि सेंट्रल आइडिया बताओ इसका। तो स्टेज मीटिंग इज़ द वार पोएम, थीम और सेंट्रल आइडिया मैक्सिमम सेम ही होते हैं वैसे। द स्टेज मीटिंग इज़ ए वार पोएम, इट ब्रिंग्स आउट द यूजलेस ऑफ वार, वार इज एंड द evil, it merely an illusion of we glory war, war is a man made disaster। हमें वैसे लगता है कि वार जो युद्ध है बहुत शान वाली बात है, लेकिन क्या, ये तो मैन मेड डिसास्टर है। इट ब्रिंग्स अबाउट द डेथ, डिस्ट्रक्शन, इट डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। द पोएम स्टेज मीटिंग इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द वार मैनेगर एंड द वार। जो कविता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी जितनी भी कविता दी है, लिखी लाइन लिखी है, टोटली ही युद्ध के खिलाफ है। इट एडवोकेट द कॉज ऑफ पीस, द प्ली फॉर पीस इन द पोएम गोज टू द अल्टीमेट एक्सटेंट। लोगों को से बस यही प्ली करती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। He said before, war leads to cruelty, desolations, destruction. It wrecks the civilization. Men are the brutalized and spring of life get poisoned. The poet a soldier killed the strange। आगे वो बताता है कि कवि के हाथों में खुद एक जो स्ट्रेंजर यानी कि फौजी मारा गया था। आपको मैंने पहले ही बता दिया, कवि खुद एक फौजी था, ठीक है, युद्ध में उसने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो अब वो हॉस्पिटल में एज ए ट्रीटमेंट अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट है, तो वहाँ से वो थोड़ा रियलाइज़ करता है कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं। तो अपनी वो बात को अब शरेआम तो सीधा कह नहीं सकता था क्योंकि फौजी था, तो युद्ध के बारे में बोल नहीं सकता था। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपनी इमेजिनेशन के द्वारा, है ना, किसी स्ट्रेंजर के मुंह से ये बात कहला रहा है कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं है। एंड मीट्स हिम इन द फैंटेसी इन द हेल ऑफ द डेथ। बाकी फिर वही सारी कविता की लाइनें आ जानी हैं। एंड वाली लाइनें, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर मेक्स ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर पीस, जिसे हम टेस्टामोनी भी कहता है। स्ट्रेंजर एक पूरा ज़बरदस्ती एक मसौदा टेस्टामोनी तैयार करता है कि मुझसे लिख कर ले लो कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं है। हाँ, लोग अभी नहीं बात को समझेंगे जब तक पूरी धरती ब्लड शेड नहीं हो जाती, बट एंड में अल्टीमेट में उसे रियलाइज़ होगा कि युद्ध किसी भी हालत में सही नहीं है। ही श्योर दैट द वर्ल्ड विल गेट tired of the war and bloodshed, then he would go back to the upper earth and teach people the lesson of universal brotherhood, racial equality, freedom for all. Thus the poem is the plea for peace and elimination of war to the ultimate extent। I hope आपको कविता अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। बेटा कविता की जो एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं मैंने बताई कि वर्डिंग काफ़ी टफ है, इसके अकॉर्डिंग सेंस निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं कर दूंगी। नहीं तो आपको पता ही है कि आपके पास ऑप्शन होती है, आप इस स्टैंजे को, इस कविता की जो स्टैंजा एक्सप्लेनेशन है उसे छोड़ सकते हैं। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है
जो समरी या कोई क्वेश्चन आंसर उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। थैंक्स बेटा।